हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और वन एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। तो मार्केट्स पढ़ रहे थे हम लोग, यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉमर्स के अंदर जो हमारी यूनिट 3 है उस यूनिट 3 को हम लोग जो है पढ़ रहे थे लगातार। और उसी कड़ी के अंदर जो है आज जो मार्केट्स या रेवेन्यू से रिलेटेड जो टॉपिक है उसे हम क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है आज डिस्कस होने वाली है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि इन बातों को बड़े ध्यान से सुने, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके अलावा कुछ बातें हैं जिनको मैं सेपरेटली अलग से भी डिस्कस करूंगा। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस के अंदर उन बातों को अलग से बताया गया है। तो एक एक चीज़ जो हमें सिलेबस में दी गई है हम सबको डिस्कस करने वाले। आइए लास्ट मैंने मोनोपोली के बारे में आपको बताया था, मोनोपोली। तो एक बार फॉर्मली वापस मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें। मोनोपोली मतलब जब एकमात्र सेलर हो उस प्रोडक्ट को बेचना, जब सिंगल सेलर हो किसी प्रोडक्ट के लिए और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हो अवेलेबल, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, बैरियर्स टू एंट्री, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मोनोपोली के लिए कि जिस बिजनेस के अंदर आप हो, जिस बिजनेस के अंदर हो या जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट के अंदर कोई दूसरा जो पर्सन है वो एंट्री नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति उस बिजनेस को नहीं कर सकता। एंट्री के ऊपर क्या होना चाहिए, बैरियर होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, तभी जो है वो क्या बनती है, मोनोपोली कहलाती है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसका कोई नियर बाय सब्स्टिट्यूट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लक्स है तो उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट जो है डव है। ठीक है, अब हम कहें कि भाई इस ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर जो है लक्स की मोनोपोली है, नहीं, वो मोनोपोली नहीं कहलाएगी। रीजन क्या है, वो सेम फीचर्स का जो प्रोडक्ट है उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है वो डव अवेलेबल है। हाँ, जो रेलवे है तो रेलवे का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, बस एरोप्लेन है। ठीक है, लेकिन वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो ये जो है तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स किसके, मोनोपोली के। ओके ओके, तो ये तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद आते हैं, हाउ डू मोनोपोलीज अराइज, मोनोपोलीज कैसे क्रिएट होती है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी एक प्रोडक्ट के लिए किसी एक पर्टिकुलर पूरे बिजनेस सेगमेंट के अंदर एक ही सेलर है। तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे इंडियन रेलवे का अगर एग्जाम्पल लो तो गवर्नमेंट जो है यहाँ रेस्ट्रिक्ट करता है, दूसरों की एंट्री को अलाउ ही नहीं करता है। तो सब ये कुछ कारण हो सकते हैं जिस कारणों से इस तरह की मोनोपोली जो है वो अराइज होती है। कॉमन सेंस है, कुछ भी रटने लायक बात नहीं है। या तो आपका कोई कंट्रोल है किसके ऊपर, किसी स्केयर रिसोर्सेज के ऊपर या कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो किसी और के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्पेस एक्स है। ठीक है, स्पेस एक्स क्या करती है, अभी बात कर रही है मार्स पे ले जाने की, और यहाँ जो रॉकेट है वहाँ पे वो क्या हो सकते हैं, रीयूज हो सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उनके पास है। तो अब इस टेक्नोलॉजी की होने की वजह से उस पर्टिकुलर मार्केट के सेगमेंट के अंदर उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है, उनकी क्या है, मोनोपोली है। ठीक है, या फिर आपके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज है स्केर्ड, तो उस वजह से भी आपके पास वो मोनोपोली आ सकती है। मान लो पर्टिकुलर कोई डायमंड्स है या कोई पर्टिकुलर मेटल है, वो एक ही जगह से निकल रहा है, तो वो जिसके पास है वो उसकी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, मोनोपोली हो गई। दूसरा कारण हो सकता है गवर्नमेंट जो है आपको एक्सक्लूसिव राइट दे दे। तो जो रेलवे का एग्जाम्पल लिया, गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवेज को एक्सक्लूसिव राइट दे रखा है, कोई भी दूसरा व्यक्ति वहाँ पे ट्रेन जो है वो नहीं चला सकता है। तीसरा हो सकता है कोई पेटेंट या कॉपीराइट की वजह से। फॉर एग्जांपल अभी कोविड वैक्सीन बनी, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जिस कंपनी ने इसकी खोज की तो उसने उसका पेटेंट करवाया, तो अगले 5 सालों तक कोई दूसरा एटलीस्ट वो सेम प्रोडक्ट जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर नहीं ला सकता। तो इससे उसकी क्या हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। फिर चौथा कारण नेचुरल मोनोपोली भी हो सकती है कि आपके पास ऐसा कुछ खास नहीं हो, ना कोई स्केयर रिसोर्सेज, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई गवर्नमेंट का लाइसेंस, ना कोई पेटेंट, बट आपका जो लार्ज स्केल है बिजनेस का, उस वजह से जो है आपकी क्या क्रिएट हो गई, मोनोपोली क्रिएट हो गई।
कि इंडिया के अंदर मान लो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, तो वो कोयला और उसके उत्पादन के अंदर इंडिया के एशिया के अंदर बहुत बड़ी कंपनियों के अंदर आती है। तो उसके जो लार्ज स्केल ऑपरेशंस है उस वजह से ऑटोमेटिकली उसकी क्या क्रिएट हो गई, मोनोपोली क्रिएट हो गई। अमेजोन जो है दुनिया के कई देशों के अंदर इतना बड़ा है कि वहाँ पे जो फ्लिपकार्ट जैसी लोकल भी कंपटीशन के लिए कोई फर्म्स नहीं है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी क्या हो गई, मोनोपोली। कल को 10 साल बाद 5 साल बाद आप देखो फ्लिपकार्ट को भी वो एक्वायर कर ले। ओके। और लास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन और कार्टल्स, जियो जो है एयरटेल को एक्वायर कर ले, आइडिया को भी एक्वायर कर ले, फिर कोई बचेगा ही नहीं। मोस्टली इस तरह की चीज़ें इनलीगल होती है। इंडिया के अंदर भी कंपटीशन एक्ट है, कंपटीशन कमीशन है, जो एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो गया, आप पढ़ोगे कि आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ कर रहे हो। फिर एप्रिसिएबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री, कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा बिजनेस कॉम्बिनेशन, कोई ऐसा कार्टल बनाना जिसका इंडस्ट्री के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, कस्टमर्स के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। जियो ने मान लो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन को एक्वायर कर लिया, तो उसके पास क्या आ जाएगी, इफेक्टिवली मोनोपोली आ जाएगी। अपनी सर्विसेज के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा, कुछ भी कर सकता है क्योंकि कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मोस्टली ये इनलीगल होता है ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर, इस तरह के कार्टल कॉम्बिनेशन जिससे क्या क्रिएट हो, मोनोपोलीज क्रिएट हो। बट फिर भी ये एक तरीका तो है ही मोनोपोली क्रिएट करने का। ठीक है। अभी आपको पता हो थोड़े टाइम पहले पीवीआर और आइनॉक्स और इनकी कोई डील हुई थी, एक कार्निवल सिनेमाज है, तो उस टाइम भी जो है केस जो है वो कहाँ गया था, कंपटीशन कमीशन के पास गया था, ये कहते हुए कि भाई जो पीवीआर ग्रुप है अब वो इतना बड़ा हो जाएगा ये कार्निवल्स और इनको परचेज करने के बाद कि इफेक्टिवली कई सिटीज़ के अंदर तो कोई दूसरे सिनेमाज बचेंगे ही नहीं, तो उनकी मोनोपोली जो है वो क्या हो जाएगी मार्केट के अंदर। और ये मोनोपोली जो है वो कंपटीशन एक्ट जो है इंडिया का 2002 का है जो प्रोहिबिट करता है इसके बारे में। ओके। ये हमने देखा कि मोनोपोलीज कैसे अराइज होती है। मोनोपोलीज के रेवेन्यू कर हम देख चुके हैं, जितना ज़्यादा बेचोगे उतना आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी, तो आपका एवरेज रेवेन्यू गिरता है। ओके। जीरो कभी नहीं होगा, मार्जिनल रेवेन्यू गिरता गिरता माइनस में भी चला जाता है। ये फास्ट गिरता है, इसलिए इस तरीके से देखने को मिलेगा। एवरेज रेवेन्यू तो धीरे धीरे आएगा, ये एवरेज रेवेन्यू ऐसे, मार्जिनल रेवेन्यू एकदम फास्ट गिरेगा। ठीक है। और एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच का रिलेशन आप देख सकते हो, दोनों जो है नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। नेगेटिवली स्लोप्ड का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ऐसा क्यों, तो हम देख चुके हैं कि जितनी ज़्यादा यूनिट्स बेचोगे आप उतनी आपकी रेवेन्यू क्या होती जाएगी, कम। मान लो आप 1 यूनिट बेच रहे हो तो 10 रुपये है, जैसे जैसे ज़्यादा बेचोगे आपका एवरेज रेवेन्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वहीं मार्जिनल रेवेन्यू जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है वो भी क्या होता जाएगा, कम, एक टाइम पे नेगेटिव में भी चला जाएगा। तो ये दोनों क्या है, नेगेटिवली स्लोप्ड है, या इनको बोल सकते हो आप डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके। फिर ये जो मार्जिनल एमआर कर्व है ये इससे ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है। ठीक है। तो इसका जो स्लोप, इनको स्लोप बोलते हैं, जो एआर का स्लोप है उसका डबल जो है एमआर का स्लोप होता है। टेक्निकल बात है, ज़्यादा काम की नहीं है। तीसरी बात, एवरेज रेवेन्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू तो कुछ तो होगा, रेवेन्यू तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता। एवरेज रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सोल्ड, तो कुछ तो पैसा मिलेगा। जबकि एमआर जो है वो जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है। मार्जिनल का मतलब तो होता है एक्स्ट्रा, कि मान लो 10 के बाद 11 यूनिट एक्स्ट्रा बेचने से आपके टोटल रेवेन्यू में कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वो जीरो या नेगेटिव भी हो सकता है। अब बताओ, क्या ये शॉर्ट रन के अंदर प्रॉफिट कमाएगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी या लॉस? तो ऑल 3 पॉसिबिलिटीज, तीनों पॉसिबिलिटीज है। लॉस भी अर्न कर सकती है, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट, बट लॉन्ग रन के अंदर ये हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाते हैं। क्योंकि आप समझो मोनोपोली है, मतलब आप अकेले इस बिजनेस के अंदर हो, तो वहाँ पे आप लॉस में तो कतई नहीं रहोगे, क्योंकि आप प्राइस अपने हिसाब से तय करोगे। दूसरा, नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए आप मोनोपोली क्रिएट करते नहीं हो, तो लॉन्ग टर्म के अंदर तो आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करते हो। एक सवाल आता है, क्या मोनोपोलीज लॉसेज इनकर कर सकती है? तो जवाब होगा यस, हो सकता है लॉसेज, शॉर्ट टर्म के अंदर उनको लॉसेज फेस करने पड़े। शुरुआत के अंदर बिजनेस शुरू कर रहे हैं, सेटअप करने की कॉस्ट, प्राइस ज़्यादा नहीं रख सकते, तो इनिशियली लॉसेज हो सकते हैं। ओके।
जैसे वैक्सीन बनाई इंडिया के अंदर, वो कौन था, पूना वाला, तो उन्होंने जो है शुरुआत के अंदर लॉसेज इनकर किए होंगे, सस्ते में बेचा, बट जब वो लार्ज स्केल के अंदर हुआ तो लॉन्ग टर्म के अंदर उन्होंने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। अब इसी मोनोपोली के अंदर एक चीज आती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है हिंदी में शाब्दिक अर्थ है भेदभाव। प्राइस को लेके भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना, दो कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। मान लो आप आए तो मैंने आपसे 10 रुपये में आपको बेचा, वहीं कोई दूसरे भाई साहब आए तो उनको मैंने 15 रुपये में बेचा या 5 रुपये में बेचा, दो कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना। अब हो सकता है डिफरेंट टाइम में ऐसा हो सकता है कि मान लो आप सुबह को आए, मैंने 10 रुपये में बेचा, शाम को वही सब्जी खराब होने वाली थी, वेस्ट जाने वाली थी, मैंने 5 में बेच दी। लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब एक ही टाइम पे एक ही जगह से, उसी दुकान से आप आ रहे हो तो मैं 10 में बेच रहा हूँ, आपको मैं 5 में बेच रहा हूँ या 15 में बेच रहा हूँ, अलग अलग प्राइजेस क्या करनी, चार्ज करनी सेम प्रोडक्ट के लिए एट द सेम टाइम सेम प्लेस पे। दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हो सकता है यहाँ पे ब्रेड जो है बड़ी सिटी के अंदर, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे क्या हो 10 रुपये में ब्रेड का पैकेट मिले, वही कोई रिमोट एरिया में जाके वो 12 रुपये 13 रुपये का हो जाए। तो यहाँ पे लोकेशन अलग है तो प्राइस डिफरेंट हो सकती है, बट सेम प्लेस पे सेम टाइम पे एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइजेज चार्ज करना, दिस इज व्हाट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बेस्ट एग्जांपल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती है, जो डिस्कॉम्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ ले रहा है, उसकी जो यूनिट रेट होती है बिजली की वो डिफरेंट होती है। फिर कॉमर्शियल के अंदर डिफरेंट होती है, फिर फैक्ट्रीज़ के लिए अलग होती है, फिर एग्रीकल्चर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए जो रेट है यूनिट रेट वो अलग होती है। ठीक है, तो ये क्या है, आप अलग अलग कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर घर के लिए यूज़ कर रहे हो 6 रुपये प्रति यूनिट, कॉमर्शियल में यूज़ कर रहे हो 12 रुपये तक यूनिट चार्ज किया जाता है, फैक्ट्रीज़ के अंदर 8 रुपये, एग्रीकल्चर के अंदर 2 रुपये। तो डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस को चार्ज करना, ये क्या कहलाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है? ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया क्लियर। या ऐसा हो सकता है कोई डॉक्टर है, कोई एक पेशेंट आ रहा है उससे 500 रुपये देखने की फीस ले रहा है, दूसरा कोई गरीब आ रहा है उससे 100 रुपये ले रहा है, तो सेम ही बीमारी का चेकअप कर रहा है, सब चीज़ें सेम है, बट वही सर्विस के लिए वो अलग अलग चार्ज कर रहा है। ये क्या कहलाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो देख लेते हैं ऑफिशियली इसकी डेफिनेशन। कब होता है, जब एक प्रोड्यूसर सेल करता है एक स्पेसिफिक कमोडिटी डिफरेंट बायर्स को दो अलग अलग प्राइजेस के लिए, ठीक है, और उसके अंदर कॉस्टिंग का कोई फर्क नहीं है कि भाई एक की कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ रही है दूसरे की, जो यूनिट की रेट डोमेस्टिक को जा रही है वही सेम बिजली कॉमर्शियल को जा रही है, वही सेम बिजली एग्रीकल्चर को जा रही है। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वाली बिजली का उत्पादन सस्ता होता है, एग्रीकल्चर का सस्ता होता है, कॉमर्शियल का महंगा होता है, इसलिए। ठीक है, सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइजेस चार्ज करना। अब ये कब होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या ऐसा हर कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर ही हो सकता है। वो क्या कंडीशन है? सबसे पहला, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक सर्टेन एलिमेंट ऑफ मोनोपोली का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मोनोपोली नहीं है, कुछ हद तक, पूरी मोनोपोली नहीं लेकिन कुछ हद तक मोनोपोली का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जो डिस्कॉम्स है, पावर सप्लाई करते हैं, तो उनके पास क्या है, मोनोपोली है कि वो बिजली जो है आप किसी और से तो दुकान से तो ले नहीं सकते, आपको उन्हीं कंपनी से लेना पड़ेगा, तो उनकी क्या है, मोनोपोली है। ओके, वो डॉक्टर है तो उस एरिया के अंदर कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है, तो उसकी क्या है, मोनोपोली है। तो ऐसी क्या कंडीशंस है जिसके अंदर ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है? तो देखिए, सेलर शुड हैव कंट्रोल ओवर सप्लाई एंड प्राइस सेटिंग पावर। सबसे पहली बात, जो सेलर है उसका कंट्रोल है किसके ऊपर, सप्लाई के ऊपर, कि वो चाहे तो सप्लाई करे चाहे तो मना कर दे, और प्राइस को सेट करने का भी उसके पास पावर है। जैसे डिस्कॉम्स है तो सप्लाई भी उनके हाथ में, प्राइस भी उनके हाथ में। वो डॉक्टर है, सप्लाई करना उसके हाथ में, सर्विस देना, प्राइस भी उसके हाथ में। दूसरी बात, वो अपने मार्केट्स को सब मार्केट में डिवाइड कर पाए, कि जैसे डोमेस्टिक कंज्यूमर, कॉमर्शियल कंज्यूमर, फैक्ट्रीज और ये, तो उसने मार्केट को सेगमेंट वाइज क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये भी होना चाहिए।
अदरवाइज मिक्स हो जाएगा, ये कंज्यूमर इसमें आ जाएगा, किसी से आप कुछ ले रहे हो। तो क्लियर कट सेगमेंटेशन पॉसिबल होना चाहिए, तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़, ये नहीं होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट इस तरीके का होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं हो डोमेस्टिक वाले ने 6 रुपये में बिजली यूनिट खरीदी और 8 रुपये में कॉमर्शियल वाले को बेच दी, क्योंकि कॉमर्शियल को यहाँ से डिस्कॉम से कितने में मिल रही थी, 12 में। मतलब आपका प्रोडक्ट रीसेल नहीं हो सकता, आपका प्रोडक्ट जो है आप वो फर्दर सेल नहीं कर सकता कंज्यूमर। अगर फर्दर सेल कर सकता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे फ़ोन आप मुझे 10,000 में दे रहे हो, दूसरे कंज्यूमर को 15,000 में, तो मैं क्या करूँगा, 10 में खरीद के 12 में बेच दूंगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिजली लेके आगे जो है वो बेच दो, वो इनलीगल है। तो तीसरा और इम्पोर्टेंट, प्राइस इलास्टिसिटी शुड बी डिफरेंट इन सब मार्केट, ठीक है। और ये बायर्स के लिए पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि लो प्राइस वाले मार्केट से खरीद के हाई प्राइस वाले मार्केट में उसको बेच दे। जैसे डॉक्टर से आपने इलाज करवाया, ऐसा नहीं आपने सस्ते में करवा के आगे वो इलाज जो है वो ट्रांसफर कर दिया। ओके, इलास्टिसिटी का भी फर्क है। इलास्टिसिटी कैसे, आपने मार्केट को 2 हिस्सों में बांट दिया कि फॉर एग्जांपल जो कॉमर्शियल कंज्यूमर्स है उनको तो बिजली चाहिए ही चाहिए अपने दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, मॉल के लिए। तो वहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो कैसी है, लो है। मतलब वहाँ अगर आप प्राइस बढ़ा भी दोगे तो डिमांड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉल तो उनको चलाना ही है, कंज्यूमर से वसूल कर लेंगे, कीमतों में किराए में वसूल कर देंगे दुकानदारों से। तो वहाँ इलास्टिसिटी क्या है, बिल्कुल लो है। थोड़ा बहुत कोई फर्क आ जाए, एक्स्ट्रा लाइट कोई जल रही है तो बंद कर दे। वहीं डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स है उनकी इलास्टिसिटी और प्राइस कैसी है, हाई है। कैसी है, हाई है, मतलब मोर देन 1 है। वहाँ अगर आप कीमतों को बढ़ाओगे तो वो अपना कंजम्पशन क्या कर देंगे, सीधा सीधा कम कर देंगे। पानी भी गर्म करके नहीं नहाएंगे, ठंडे पानी से नहा लेंगे, लेकिन बिजली को बचाएंगे। इफेक्टिवली कहने का मतलब आप अपने मार्केट को 2 हिस्सों में बांट रहे हो, एक जहाँ इलास्टिसिटी कैसी है, लो इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी, एक वहाँ पे हाई प्राइस इलास्टिसिटी है। बताओ कहाँ कैसी प्राइस रखी जाएगी। जहाँ हाई इलास्टिसिटी है वहाँ आप प्राइस को क्या रखना चाहोगे, कम रखना चाहोगे, ताकि आपकी डिमांड के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। जहाँ इलास्टिसिटी कम है वहाँ आप प्राइस क्या कर सकते हो, ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कीमतों का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है, ये तो बेसिक है, डिमांड हमने पढ़ा था, ठीक है। ओके, ये होता है क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है कई बार कंज्यूमर सरप्लस से भी रिलेटेड होता है। कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली क्या होता है, आप समझिए कि कोई प्रोडक्ट, कोई व्यक्ति है, उसको लग रहा है, मान लो एक एप्पल खरीदनी है, तो उसे लग रहा है उस एप्पल से उसे 50 के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कि वो 50 रुपये तक देने को तैयार है, उसकी यूटिलिटी 50 है। लेकिन एक्चुअल में जब वो खरीदने गया तो एप्पल उसे 10 रुपये में मिल गया। तो एक भाई साहब थे, उन्होंने थ्योरी दी कि ये 40 रुपये उसको क्या हो गया, कंज्यूमर को सरप्लस हो गया, फ़ायदा हो गया। क्या हो गया, 40 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब ये जो फ़ायदा है ये आप कौन ले सकता है, जो सेलर है वो ले सकता है। अगर सेलर को ये पता चल जाए पहले ही कि भाई इस व्यक्ति को एप्पल की ज़रूरत है, वो 50 तक देने को तैयार है, तो वो अपनी कीमत 10 की बजाय 15 भी करेगा, तो वो लेगा। क्यों, क्योंकि उसको पहले से पता चल गया सेलर को कि ये 50 तक देने को तैयार है। तो कंज्यूमर के सरप्लस को आप अपनी तरफ खींच सकते हो, सेलर अपने पास ला सकता है। और ये इस कंज्यूमर के सरप्लस को खींचने के लिए ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। बेसिकली आप समझिए कि डिस्कॉम्स को पता है, जो पावर कंपनीज है उनको पता है क्या, कि भाई जो कॉमर्शियल कंज्यूमर है, कॉमर्शियल जो कंज्यूमर है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का क्या महत्व है, क्या यूटिलिटी है, वो कितने तक पैसे देने को तैयार है, वो कितना आगे से चार्ज कर रहा है पैसा अच्छा खासा। तो यहाँ पे वो अपनी रेट को क्या कर सकता है, हाई चार्ज कर सकता है, हाई रेट चार्ज कर सकता है। सिमिलरली एक डॉक्टर है तो वो जो पेशेंट जो रिच है उससे पैसे ज़्यादा ले सकता है, क्योंकि उसको पता है ये अमीर है, ये इलाज के लिए 1000 रुपये 500 रुपये तक देने को तैयार है। ओके, तो ये एक प्रोफेसर थे, ये नाम तो मेरे से पढ़ने में नहीं आएगा लेकिन आप पढ़ लेना। इन्होंने 3 डिग्रीज बताई है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के 3 अलग अलग लेवल हो सकते हैं। फर्स्ट डिग्री
जहाँ पे आप क्या करते हो, सेलर क्या करता है, मार्केट को सेपरेट कर देता है इनटू ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड चार्ज देम प्राइस दे आर विलिंग। हर किसी के लिए कंज्यूमर वाइज अलग अलग कर देता है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स करते हैं। अमीर आया, जैसा देख के, इसको हिंदी में बोलते हैं या मारवाड़ी में बोलते हैं, शक्ल देख के टीका निकालना, जिसको जैसे दिखा उस हिसाब से रेट उसने चार्ज कर दी। दूसरा, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे देखिए वो प्राइस चार्ज कर रहा है क्वांटिटी के बेस पे। जैसे होता है ना, कोई अगर बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहा है तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। अपन दुकान पे जाते हैं कि साहब 5 मोबाइल लेने हैं, तो वो रेट क्या करेगा, ठीक लगाएगा, थोड़ा कम करेगा। एक लेना है तो वो जब दबा के प्राइस चार्ज करेगा कि एक ही प्रोडक्ट बिकना है। तो दूसरे लेवल में आप क्या कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर दो कि भाई इससे ज़्यादा आप खरीदोगे तो हम 5% डिस्काउंट देंगे, उससे ज़्यादा तो 10% डिस्काउंट। क्वांटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो तीसरी डिग्री का डिस्क्रिमिनेशन होता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर्स की लोकेशन या कंज्यूमर्स को ही सेगमेंट में बांट दिया। उसके अंदर जो है वो हमने अभी देखा इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल, कि आपने पूरे कंज्यूमर के सेगमेंट को ही अलग कर दिया कि डोमेस्टिक वाले सारे अलग, या सीनियर सिटीजन्स है तो उनसे हम जो है ये किराया वसूल करेंगे। किसका, ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे हो, सीनियर सिटीजन्स, पूरा एक ग्रुप बना दिया। नॉर्मल सिटीजन्स का एक अलग ग्रुप बना दिया, सुपर सीनियर सिटीजन्स का एक अलग ग्रुप बना दिया। तो फर्स्ट डिग्री मतलब बहुत ही सिंपल लेवल का डिस्क्रिमिनेशन, जहां आप कंज्यूमर बेस पे डिस्क्रिमिनेट करते हो, जैसे लॉयर्स, कंसल्टेंट, एडवोकेट्स करते हैं। सेकेंड डिग्री में आप क्या कर रहे हो, क्वांटिटी के बेस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, मतलब कुछ लॉजिकल बेसिस है, वो ज़्यादा खरीद रहा है तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, प्राइस अलग ले रहे हो, कम खरीद रहा है उससे प्राइस अलग ले रहे हो। थर्ड डिग्री का सबसे एक्सट्रीम लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा मार्केट पे कंट्रोल चाहिए। वो कब है, जब आप ये जैसे डिस्कॉम्स कर रहे हैं या रेलवे करता है, सीनियर सिटीजन, जहां कंज्यूमर के पूरे सेगमेंट को ही आपने क्या कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया। तो ये तीनों डिग्री जो है बहुत आसान है। फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सेकंड डिग्री क्वांटिटी या कोई लॉजिकल बेसिस के ऊपर लेना, थर्ड जिसके अंदर आपने पूरे कंज्यूमर्स को ही डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट जो है अपना कौन सा है डिस्क्रिमिनेशन, बताओ, मार्केट इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने देखा था काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं, ठीक है, जैसे साबुन का इंडस्ट्री हो गया, खूब सारे सेलर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है थोड़ा थोड़ा, सब फर्म अपने अलग साइज, डिज़ाइन, कलर, शेप, परफॉर्मेंस, फीचर्स और उसकी पैकेजिंग और प्रमोशनल टेक्निक की वजह से जो है अपने प्रोडक्ट को यूनिक दिखाते हैं। काम सब एक ही करते हैं ज़्यादातर, बट उनकी साइज, डिज़ाइन, कलर, शेप, उनकी परफॉर्मेंस सब जो है, जैसे डीओ है, परफ्यूम, फॉग लंबा चलता है, कोई धुआं कम छोड़ता है, कोई की खुशबू ज़्यादा रहती है, किसी से लड़कियां आकर्षित होती है, सबके अलग अलग जो है वो फीचर है। कोई स्पोर्ट्स पर्सनल के लिए। ओके, नेक्स्ट, यहाँ फ्रीडम टू एंट्री, कोई भी आ सकता है, जा सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ जो कंपटीशन होता है वो प्राइस को लेके नहीं होता कभी भी। आप देखिए कि लक्स और डव और पियर्स, कभी आपने देखा प्राइजेस के ऊपर लड़ते हो कि लक्स कह रहा है हम 20 रुपये में दे रहे हैं, तो इधर डव ने कहा हम 19 में देंगे। सबकी अपनी अपनी प्राइस है, वो अपने हिसाब से तय करते हैं। प्राइस को लेके कभी कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन इनके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, फीचर्स और कोई एक यूनिक चीज़ को लेके वो अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइज, कलर, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, उन बेसिस पे प्रोडक्ट को डिफरेंट क्रिएट किया जाता है कंज्यूमर की दृष्टि में। दूसरा, नॉन प्राइस कंपटीशन, और पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं ये फर्म्स, ठीक है। बाकी इनकी वो जो मार्केट रेवेन्यू कर्व है वो सिमिलर होगा। एवरेज रेवेन्यू, आप जितना ज़्यादा बेचोगे प्राइस कम करनी पड़ेगी, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू भी उसी तरीके से बनेगा, और बाकी जो आउटपुट तक तय करना है वो भी सेम ही है जो हमने वहाँ पे देखा था मोनोपोली के अंदर। क्लियर है? अरे वही याद कीजिए, ये आप इधर यूनिट सोल्ड दिखा रहे हो, तो जितनी ज़्यादा यूनिट सोल्ड करोगे उतना आपका एवरेज रेवेन्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा बेचने के लिए प्रोडक्ट को सस्ता करना पड़ेगा। और ये मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, इधर रेवेन्यू आ जाएगा। अब आउटपुट तय करना है, तो जहाँ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो रहे हैं, वो आपका आउटपुट होगा। अब इस आउटपुट पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आपको क्या लाना पड़ेगा,
एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट कर्व, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, ओलिगोपोली। इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, बस इजी है। ओलिगोपोली वो मार्केट है जिसको बोलते हैं कंपटीशन अमंग द फ्यू, कुछ के बीच में कंपटीशन, 2-4 मार्केट प्लेयर हैं, उनके बीच में जो है वो कंपटीशन हो रहा है, 1 2 3, मान लो 3 ही प्लेयर्स है, उनके बीच का कंपटीशन है। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 से लेकर 10, ऐसी कोई संख्या डिफाइंड नहीं है, बट फ्यू का मतलब कुछ गिने चुने, ठीक है। मार्केट के अंदर सिर्फ इतने ही सेलर्स है। अब इनका प्रोडक्ट सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कार बनाने वाले हैं तो सबका प्रोडक्ट अलग अलग है, जैसे टेलीकॉम कंपनीज है तो सबका प्रोडक्ट एक ही है, क्या कंज्यूमर को सर्विस दे रहे हैं, टेलीकॉम सर्विसेज दे रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट सेलर्स जो है वो क्या है, फ्यू होते हैं, ओके, गिनती की। इसको क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली। अब इसके कई टाइप्स होते हैं, कई तरह की ओलिगोपोली जो है वो देखने को मिलती है। पहला देखिए, प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। प्योर या परफेक्ट का मतलब जब प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, होमोजीनियस है, सबका एक जैसा प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह की ओलिगोपोली में रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस इंटरमीडिएट गुड्स इनपुट्स बाय अदर इंडस्ट्रीज। नोटेबल एग्जांपल आर पेट्रोलियम, स्टील, एल्यूमिनियम। आप इस इंडस्ट्रीज को देखिए, रिफाइनरी, पेट्रोलियम, स्टील। अब पेट्रोलियम के अंदर HPCL है, IOL इंडियन ऑयल लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम है और रिलायंस है। 3-4 प्लेयर है, एक नायरा करके वो और है, ये 4-5 कंपनीज है। पेट्रोलियम सबका प्रोडक्ट भी सेम है, ठीक है। स्टील की कंपनीज देख लीजिए, एल्यूमिनियम को देख लीजिए। प्योर ओलिगोपोली या परफेक्ट ओलिगोपोली का मतलब जहाँ सबका प्रोडक्ट जो है वो एक जैसा है, सिर्फ उनके प्रोसेसिंग और वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्रोसेस जो है वो अलग है, ठीक है। दूसरा, ओपन और क्लोज्ड। ऐसी ओलिगोपोली जहाँ कोई भी आ सकता है, एंट्री ले सकता है, ठीक है, नई फर्में आ सकती है। दूसरा, क्लोज का मतलब जहाँ नई एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे अगर आपको ये पेट्रोलियम कंपनी खोलनी है या टेलीकॉम का लाइसेंस लेना है, तो अब नई एंट्रीज के लिए जब नए स्पेक्ट्रम होंगे तब आप आ सकते हो, उससे पहले नहीं आ सकते। फिर कॉलिजिव और कॉम्पिटिटिव। एक ओलिगोपोली का नेचर ऐसा होता है कि जहाँ जितने सेलर्स है 4-5, वो सब मिल के काम कर रहे हैं, सब आपस में मिल के काम कर रहे हैं या आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर का। जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो जो कर रहे हैं वो। कॉलिजिव का मतलब सब मिलके, जैसे पेट्रोलियम कंपनी या रेट तय करते हैं, साथ मिलके तय करते हैं, सब चीजें मिलके काम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पार्शियल और फुल। पार्शियल का मतलब जब उस इंडस्ट्री के अंदर एक डोमिनेंट फर्म हो, बड़ी फर्म हो, और बाकी जो है, जो रेस्ट फर्म्स है वो क्या है, स्मॉल, छोटी छोटी फर्म्स है। दूसरा, फुल ओलिगोपोली का मतलब सब बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, मार्केट शेयर सबके पास बराबर है, ठीक है। सिंडिकेटेड और ऑर्गेनाइज्ड, वही सब आपस में सिंडिकेट की तरह काम करते हैं, मिलके एक सेंट्रल डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। क्या प्राइस रखेंगे, कितना लेवल ऑफ आउटपुट रखेंगे। जैसे आप देखते हो, एक संस्था है ओपेक करके, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें रसिया, सऊदी, सब ये मेंबर्स है। तो कितना उत्पादन होगा तेल का, क्या प्राइजेज होगी, ठीक है, ये सब जो है ओपेक जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है वो तय करता है, ताकि सबका भला हो, आपस में लड़ लड़ के मरने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये ओलिगोपोली कहलाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, सब स्ट्रेटेजिकली इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। जियो ने मान लो अपना रिचार्ज जो है वो अचानक से कम कर दिया, तो बाकी वालों को भी कम करना है। जियो ने अचानक से बढ़ा दिया तो बाकी सोचते हैं हम भी बढ़ा देते हैं, समझ रहे हो। इंटरडिपेंडेंट है, एक ने कोई टेक्नोलॉजी लेके आ गए तो दूसरा को कुछ लेके आना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग और सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, सब अपने अपने प्रोडक्ट को, जियो, एयरटेल, सब अपने प्रोडक्ट को यूनिक दिखाने की। और ग्रुप बिहेवियर, क्योंकि ये 2, 4, 5, 6, मैक्सिमम 10 फर्मों का एक ग्रुप होता है, छोटा सा, फ्यू सेलर्स है, तो ये ग्रुप में काम करते हैं कि आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एक कहीं जा रहा है दूसरा कहीं जा रहा है, सब मोटा मोटी एक ही दिशा के अंदर जो है वो बढ़ रहे होते हैं, इस तरह की कंपनियां, ओके। अब यहाँ पे प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन कैसे हो, इनका रेवेन्यू कर्व कैसा होगा, इनका डिमांड कर्व कैसा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, इलास्टिसिटी कैसी होगी,
ठीक है, आउटपुट क्या रखेंगे। तो यहाँ जाके इकोनॉमिस्ट कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ये ओलिगोपोली ग्रुप है कितना, 2-5 फर्मों का, जो साथ मिलके काम कर रही है या आपस में लड़के काम कर रही है, कुछ भी हो सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि मान लो आप किसी कंपनी का, मान लो जियो का एनालिसिस कर रहे हो कि हमें क्या आउटपुट रखना चाहिए, या भारत पेट्रोलियम का, या किसी भी कंपनी का। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है जियो ने अपनी कोई प्राइस तय की तो बाकी वाले उसको क्या करने लग गए, वो भी फॉलो करने लग गए। या दूसरा तरीका, उन्होंने फॉलो नहीं किया, वो अपने अलग चल रहे हैं। तो अगर उन्होंने भी फॉलो कर दिया, जियो ने अपनी प्राइस जो है रिचार्ज की 199 कर दी, 250 से, मान लो 249 से 199 कर दी, सस्ता हो गया तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी। अभी हमने ऊपर मोनोपोली में देखा कि आप प्राइस कम करोगे तो सेल बढ़ेगी, एवरेज रेवेन्यू आपका कम होता जाता है। तो इसने प्राइस कम की किस उम्मीद में कि डिमांड बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी। लेकिन जो बाकी कंपनियां थी, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, उन्होंने भी फॉलो कर दिया। तो जो कंज्यूमर वहां से यहाँ आने चाहिए थे वो नहीं है, इन्होंने भी 199 का कर दिया प्लान। तो इफेक्टिवली आपकी डिमांड तो बढ़ी नहीं। दूसरी तरफ फॉलो नहीं किया तो हो सकता है आपकी डिमांड बढ़ जाए। तो अब आप है ना, आप और मैं मिलके एनालिसिस नहीं कर सकते जियो के लिए। क्यों? जियो की प्राइस कम ज्यादा करने से उसकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये जियो के हाथ में नहीं है। बाकी जो इसके ग्रुप के ओलिगोपोली के मेंबर्स हैं वो कैसा बिहेवियर करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। समझ रहे हो आप बात? दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि हम ये अजम्पशन लेके काम करें। क्या क्या अजम्पशन लेके कि जो रिमेनिंग फर्म्स है, बाकी की जो दूसरी फर्म्स है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगी, या ये अजम्पशन लेके चलें कि वो रिएक्ट करेगी, फॉलो करेगी। तो यहाँ अलग अलग थ्योरीज हो सकती है, कुछ भी पक्के तौर पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते। इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने कहा कि अपन चुप रहते हैं, इसके ऊपर कोई राय नहीं रखते। ओके, ठीक है। तो यहाँ प्राइसिंग और आउटपुट का डिसीजन जो है वो लेना संभव नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप का बिहेवियर है, ग्रुप कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है प्राइस लीडरशिप। ये ओलिगोपोली का ही पार्ट है जो आपके सिलेबस में भी अलग से दे रखा है। समझिएगा, प्राइस लीडरशिप नाम से ही वैसे आपको पता चल रहा होगा प्राइस लीडरशिप क्या है, फिर भी समझिएगा। प्राइस लीडरशिप नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है कि मान लो 4 फर्म्स है, कितनी? 4 फर्म्स है। उन चारों में से कोई एक फर्म जो है वो क्या है? लीडर है। लीडर होता है नेताजी। और ये लीडर किस चीज में है? ये प्राइस लीडरशिप है। मतलब ये प्राइजेस को तय करता है और बाकी जो रिमेनिंग 3 फर्म्स है वो उसे फॉलो या अनफॉलो नहीं करती है। मतलब प्राइस को लेके एक फर्म की क्या है? लीडरशिप है। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम मार्केट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। एट प्रेजेंट कौन है लीडरशिप, किसके पास है? जियो के पास है। वो जो रिचार्ज प्लान्स लेके आता है डेफिनेटली सबसे पहले वही मूव करता है, वही चेंज करता है, वही इंक्रीज करता है, वही डिक्रीज करता है। एक बार सब सस्ते भी उसने करवाए, अब जो महंगे हो रहे हैं वो भी वही करवा रहा है। तो ये इफेक्टिवली इस मार्केट का क्या है? प्राइस लीडरशिप कर रहा है इस मार्केट में। ओके, अब इस रेफरेंस के साथ आप पढ़िए, प्राइस लीडरशिप को बहुत आसानी से समझ आएगा। नंबर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इन ए मार्केट बट वन ऑफ देम इज ए डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कोई ओलिगोपोली मार्केट है, उसमें 2-5 सेलर्स है, प्रोड्यूसर्स है उस चीज के, बट उनमें से एक क्या है? डोमिनेंट है, मजबूत स्थिति में है। ये क्या कहलाता है? प्राइस लीडरशिप। अगर सब बराबर है कंपनियां, मान लो ये पेट्रोलियम मार्केट देख लीजिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सब बराबर की कंपनियां हैं, सबका बराबर शेयर, तो यहाँ कोई लीडर नहीं है। लेकिन ऐसी भी ओलिगोपोली हो सकती है जहां कोई एक क्या है? लीडर। ये लीडरशिप कब होगी बताओ? जब कोई एक कंपनी किस पोजीशन में हो? डोमिनेंट पोजीशन में हो। जैसे जियो है, उसके पास सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स है, मान लो 60% अकेला शेयर इसके पास है, बाकी सब 15%, 20% लेके बैठे हैं। तो ये डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, तभी आप किसी इंडस्ट्री में डोमिनेंट हो, तभी आप प्राइस लीडरशिप
कर सकते हो। ओके, जिसे बाकी लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि आपकी लार्ज साइज की वजह से मेजॉरिटी कस्टमर जो है उस प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, तो बाकी वालों को भी उस प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जियो ने अपना रिचार्ज वही एग्जाम्पल 199 कर दिया। अब 60% लोगों को जब 199 में रिचार्ज मिलेगा तो बाकी 40% जो है 40% वो भी तो चाहेंगे हमें भी 199 में मिलेंगे। तो मजबूरन बाकी कंपनियों को क्या करना पड़ेगा, कीमतों को उसके आसपास, क्या वो अब 250 पे करेंगे? नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी कंज्यूमर उस प्राइस पे कर रहे हैं। तो कंडीशंस क्या है, कुछ शर्तें हैं प्राइस लीडरशिप होने के लिए। जब ऑर्गेनाइजेशन की संख्या क्या हो, स्मॉल हो, तभी संभव है, तभी एक लीडर बनेगा। ठीक है, एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, नई फर्म्स नहीं आ सकती है, अगर नई आ जाएगी तो हो सकता है वो कीमतों को और खराब कर दे। प्रोडक्ट होमोजीनियस है, अलग अलग प्रोडक्ट होंगे तो एक जना कीमत तय करे और बाकी फॉलो करे, ये संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किया ने अपनी कोई कार बनाई, उसने कोई कीमत तय की तो बाकी कंपनियां उसको फॉलो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ही सबका अलग अलग है, वो अपनी कीमतें तय करेंगे। डिमांड जो है इज इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। डिमांड जो है इन इलास्टिक है, मतलब प्राइस का डिमांड के ऊपर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको ट्रेंड का नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी क्या कीमत रखनी चाहिए, या आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है उस वजह से आप लीडरशिप है, जैसे जियो ने ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रखा है तो उस वजह से ऑटोमेटिकली लीडरशिप आ गई। ये प्राइस लीडरशिप अलग अलग तरह की हो सकती है। एक कहलाती है डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लीडर होता है। एक होती है बारोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। ठीक है, इसमें बारोमेट्रिक में क्या होता है, जैसे बारोमीटर होता है जो पहले प्रिज्यूम करता है, तो उसी तरह से मीटर के नाम पे ही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है कीमतों में प्राइस और वो अज्यूम करता है कि बाकी लोग जो है इसको ऑटोमेटिकली स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, ये कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कोई मजबूत है, बट किसी एक ने पहल की और उसने प्रिडिक्ट करते हुए प्राइजेस तय कर दी, बाकी वाले जो है उसको फॉलो कर देंगे। ठीक है, तीसरा होता है, अच्छा ऐसा आप कहोगे बाकी वाले क्यों फॉलो कर देंगे, तो देखिए सब में कोई इनोवेशन करने की शक्ति नहीं होती। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है, उस हिसाब से उसने प्राइसिंग तय की, तो बाकी में कैपेसिटी नहीं है, उनकी डिजायर ही नहीं है कि चलो कोई करेगा हम उसको फॉलो कर देंगे, क्यों माथापोड़ी करें। ठीक है, या राइवलरी है आपस के अंदर, तो राइवलरी की वजह वो चाहते हैं कि भाई हम आपस में मिलजुल के काम करें, कोई एक जो लीडर या कोई एक व्यक्ति जो प्राइस तय करेगा उसे हम फॉलो कर देंगे। एक होती है अग्रेसिव प्राइस लीडरशिप, जहाँ पे आपस में आप एक दूसरे से सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए कि मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ, लड़ने के लिए आप क्या करते हो, कीमतों को तय करते हो। अब इसके कुछ एडवांटेज भी है। प्रॉफिटेबिलिटी, जाहिर सी बात है जो लीडर है, लीडरशिप होगी तो वो कीमतें ऐसी तय करेगा जिससे क्या हो, फायदा हो, सबको फायदा हो। प्राइस का जो झगड़ा है आपस में, प्राइस को लेके झगड़ना, एक सस्ता कर रहा है दूसरा सस्ता कर रहा है, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? सब मिलके काम करेंगे, एक लीडर होगा तो क्वालिटी बेटर प्रोडक्ट मिलेंगे। इसका नुकसान क्या है, कंपटीशन के लिए खराब है, जाहिर सी बात है, सब मिलके काम कर रहे हैं, एक लीडर हो गया तो कंज्यूमर को नुकसान है। ठीक है, तो ये था प्राइस लीडरशिप। चलिए ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा एक बार आप खुद से रिवीजन करें कंप्लीट चैप्टर का, जो पीपीटीज है, जो पीडीएफ नोट्स है, जो लेक्चर्स हैं आपके, ये सारे जो है अपनी वन एग्ज़ाम ऐप के अंदर अवेलेबल है। तो वहाँ जाएं या जैसे भी करें आप रिवीजन करें, फिर जो है मैराथन क्लास होगी रिवीजन की, वहाँ मज़ा आएगा आपको पढ़ने का। चीज़ें जो है 1 सेकंड में समझ आएगी जब हम चार्ट से हेलीकॉप्टर व्यू लेंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। चीज़ें आप पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे, पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपको जेआरएफ अचीव करनी है तो थोड़ा मैंने आप डे 1 से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ जो कही जा रही है बातें उन्हें फॉलो कर लेना बस। मैंने आपसे वादा किया है इकोनॉमिक्स में एक भी बात आपको याद नहीं रखनी पूरी यूनिट 3 के अंदर, और वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे ही हम रिवीजन पे आएंगे आपको एहसास हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, इससे हमें जो है शक्ति मिलती है, मोटिवेशन मिलता है।
थैंक यू।